हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 4 को कंटिन्यू करने जा रही हूँ, जहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं आज आनंद मत का। तुम लोग जैसे देख के घबरा रहे होगे कि इतना सारा क्या क्या लिखा हुआ है। घबराओ मत, धीरे धीरे हर एक पॉइंट को मैं क्लियर करूँगी, तभी यहाँ पे लिखा भी है मैंने। चाहती तो 4 मिनट के अंदर वीडियो बनता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि 40 मिनट के अंदर वीडियो बने। लेकिन ये टॉपिक तुमको ऐसा फील ना हो कि बस सिलेबस के लिए इम्पॉर्टेंट है बेटा, बिल्कुल भी नहीं। ये टॉपिक फील करके पढ़ के समझ में आएगा कि दिस इज समथिंग दैट वी ऑल मस्ट नो। ठीक है, बहुत ही अच्छा तुमको एक फीलिंग इससे होगा। पहली बात तो पिछले ही टॉपिक में मैंने डिस्कस कर लिया था कि नेशनलिज्म क्या होता है। बहुत छोटे तरीके से मैं अगर बताऊं तो दीदी, नेशनलिज्म वो फीलिंग था जहां पे अपने देश को आप हमेशा ही सपोर्ट करेंगी, चाहे देश में कुछ अच्छा चीज़ हो रहा हो या बुरा चीज़ हो रहा हो। चूंकि आप उस देश के नागरिक हैं तो आप हमेशा सपोर्ट दिखाएंगी। स्लाइड डिफरेंस आपने पैट्रियोटिज्म के साथ बताया भी था उसका। ओके, वेरी गुड। हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसे कुछ राइटिंग्स, कैसे कुछ पेंटिंग्स ने ये नेशनलिज्म का फीलिंग इंडियंस तक पहुँचाया। ये फीलिंग देशभक्ति का, कि भाई राष्ट्रवाद का, कि भाई हमारा देश चाहे जैसा भी हो जाए हम सपोर्ट करेंगे। ये फीलिंग को कैसे कैसे आम जनता तक फैलाने में मदद किया है कुछ राइटिंग्स ने, कुछ पेंटिंग्स ने, वो हमें पढ़ना है। आज हमें डिस्कस करना है आनंद मत के बारे में, बट बिफोर दैट वी मस्ट डिस्कस सम थिंग्स। क्या देखो, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी का। देखो बेटा, मैं हेडफोन लगा चुकी हूँ, इसलिए मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं देगा अगर आसपास शोर शराबा हो भी रहा होगा तो। अनफॉर्चुनेटली मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो कुछ ज़्यादा ही शोर शराबा होता है। प्लीज़ डोंट माइंड दैट, बिकॉज मैं कुछ भी नहीं कर सकती। 3 बार अटेम्प्ट कर चुकी हूँ, 5-5 वीडियो का मिनट का ये शूट कर चुकी है। तुम देखो टिक मार्क्स भी है, फिर जा करके फिर वीडियो को डिलीट करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज इतने सारे साउंड्स हो रहे हैं। अब अगर साउंड्स होते हैं, कोई आसपास सड़क में जा रहा है, आई जस्ट कैनॉट हैंडल इट, बिकॉज ये साउंड के चक्कर में मैं रात को वीडियो शूट कर रही हूँ एट अराउंड 12:30 AM। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। इसको चैटर्जी भी बोल सकते हो तुम लोग। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सबसे पहली बात, ये बहुत ही अहम इंसान है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंसान है। इतने कि इन्हें एक रिस्पेक्टफुल टाइटल दिया गया है। पता है कौन सा टाइटल? साहित्य सम्राट। साहित्य सम्राट बोला गया है। तो अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि साहित्य सम्राट का टाइटल किसको दिया गया है, दैट इज बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म कब होता है? 1838 में। और ये बहुत ज़्यादा ही इंडियन नॉवेल्स लिखते हैं। अब आई होप तुम सबको पता है कि नॉवेल्स का मतलब क्या होता है। बेसिकली अगर तुम्हारे पास एक स्टोरी बुक है, ठीक है, तो मान लो तुम्हारे पास एक बुक है जिसके अंदर बहुत सारे स्टोरीज लिखे हैं, दैट इज़ नॉट अ नॉवेल। नॉवेल ऐसा समझो कि भाई कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं और उन्हीं के ऊपर 500 पेज का मैं पूरा का पूरा स्टोरी लिख दूँ। कुछ मेन 2 कैरेक्टर यहाँ पे तुम समझोगे, महेंद्र, कल्याणी, ये 2 मेन कैरेक्टर होंगे और इन्हीं के ऊपर, इन्हीं से इर्द गिर्द कनेक्ट करते हुए पूरा का पूरा स्टोरी हम बना देंगे। तो हम इसी को बोलते हैं नॉवेल। तो बंकिम चंद्र चटर्जी बहुत सारे नॉवेल्स लिखा करते थे, लगभग 14 नॉवेल्स लिखा है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने नॉवेल्स लिखे इन्होंने? 14। अब 14 सुन के तुमको लग सकता है दीदी बस 14 नॉवेल्स। भाई एक नॉवेल भी हमारे लिखने गए ना 500 पेज का तो हालत पतली हो जाएगा। ये 14 नॉवेल्स लिखे थे। बहुत ही रिस्पेक्टफुल इंसान है, इनके हार्डवर्क का जो है दाद देना पड़ेगा। तो बंकिम चंद्र चटर्जी, उनको फेमस तरीके से साहित्य सम्राट बोलते थे। इन्होंने 14 नॉवेल्स लिखे थे लगभग, एंड ये बोल सकते हो 1838 में पैदा हुए थे। इनका जो पहला नॉवेल था, इसका नाम है राजमोहन्स वाइफ। दीदी क्यों जिक्र उठाई पहले नॉवेल का? फर्स्ट ऑफ ऑल बंकिम चंद्र चटर्जी का पहला नॉवेल है, इसलिए ये पहला ऐसा नॉवेल है जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था, बट एक इंडियन के द्वारा लिखा गया था। मतलब आज तक जितने भी नॉवेल्स थे, जितने भी इंग्लिश वाले नॉवेल्स थे, सब कोई ना कोई इंग्लिश इंसान लिखता था। बट पहली बार राजमोहन्स वाइफ, जो बंकिम चंद्र चटर्जी का पहला नॉवेल भी है, ये नॉवेल पहली बार किसी इंडियन के द्वारा लिखा गया था इंग्लिश लैंग्वेज में। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है द फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल रिटन बाय
एन इंडियन के द्वारा लिखा हुआ पहला इंग्लिश नॉवेल, दैट इज राजमोहन्स वाइफ एंड रिटन बाय हुम, बंकिम चंद्र चैटर्जी। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे मैं मिटाती जाऊंगी। वाई दीदी? सो दैट तुमको ऐसा फील हो कि दीदी ये सारे टॉपिक्स हम कवर करते जा रहे हैं, हेडेक थोड़ा कम महसूस होगा। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आनंद मठ के बारे में। पहली बात तो ये कब लिखा गया था बेटा? ये 1882 में लिखा गया था। प्लीज रिमेंबर द डेट, एमसीक्यू में आ सकता है। दूसरी बात, ये एक बंगाली नॉवेल है। दीदी बंगाली नॉवेल है? यस, ये बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया था। प्लीज क्वेश्चन आ सकता है कि आनंद मठ कौन से भाषा में लिखा गया था? बंगाली भाषा में। ठीक है दीदी। सन्यासी रेबेलियन के बैकग्राउंड में लिखा गया है, मतलब सन्यासी रेबेलियन का कुछ कुछ जिक्र इस स्टोरी के अंदर मिलेगा तुमको। ये बेसिकली एक इमेजिनेशन वाला स्टोरी है, रियलिटी में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ये जो नॉवेल बंकिम चंद्र चैटर्जी लिखे हैं जिसका नाम है आनंद मठ, ये एक रियलिस्टिक स्टोरी नहीं है, बट तुमको ऐसा कभी भी फील नहीं होगा कि ये रियलिस्टिक नहीं है। तो किस से रिलेट कर दिया अपने स्टोरी को? जो मनधड़न है उसको एक रियल घटना से रिलेट कर दिया। वो रियल घटना है सन्यासी रेबेलियन। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था मेरे कि भाई आनंद मठ में कौन से रेबेलियन के बारे में चर्चा उठा गया है? तो भाई ऑप्शन में मैम ने दे दिया था संताल रेबेलियन, कोल रेबेलियन, सन्यासी रेबेलियन। तो आंसर है सन्यासी रेबेलियन। देखेंगे कैसे। और अभी जस्ट मैंने बताया कि चूंकि ये एक बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया नॉवेल था, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। नाम है उनका जूलियस जे लिपनर। जूलियस जे लिपनर जो है ये आनंद मठ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। और जैसा कि बात है भाई, अगर तुम किसी एक पूरे नॉवेल को ही इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो तो उसका जो टाइटल है, जैसे बंगाली नॉवेल था आनंद मठ, इसका टाइटल को भी एग्जैक्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो इसका टाइटल को रख दिया गया था द एबे ऑफ ब्लिस। दीदी ये एबे क्या होता है? अबे नहीं है भाई, अबे नहीं बोल रहा है कोई। वैसे तो एबे का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन भी है जो यहाँ पे मैं समझाने के लिए 5 मिनट वेस्ट नहीं करूँगी। एबे का अभी के लिए मतलब समझो लोकेशन। लोकेशन, एबे का मतलब समझो लोकेशन। देखो आनंद का मतलब क्या होता है? खुशी, इजंट इट? हैप्पीनेस। एंड मठ का सिंपल मतलब होता है लोकेशन। तो एक ऐसा लोकेशन जहां हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस हो, खुशी ही खुशी हो, इसी को बोला गया है आनंद मठ। तो आनंद मठ इज बेसिकली अ प्लेस। जो नॉवेल का नाम है ना, टाइटल, दिस इज बेस्ड ऑन अ प्लेस विच इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, जहां हैप्पीनेस है। तो एग्जैक्टली इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? द एबे ऑफ ब्लिस। ब्लिस का मतलब खुशी एंड एबे का मतलब लोकेशन, द लोकेशन ऑफ ब्लिस। ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या क्या बोला प्लीज सुन लो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर तुम वीडियो को थोड़ा स्पीड में भी देखते हो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्किप मत करो, ठीक है? तब मेरी बातों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। दीदी आपने बताया कि आनंद मठ एक बंगाली नॉवेल है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से लैंग्वेज में लिखा गया था? बंगाली लैंग्वेज में 1882 में भाई बंकिम चंद्र चैटर्जी। दीदी इस आनंद मठ अगर शब्द पे गौर करेंगी तो आनंद प्लस मठ मतलब खुशी का इलाका, खुशी का जगह। और एग्जैक्ट चूंकि बंगाली नॉवेल था, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं जूलियस जे लिपनर जी, ठीक है? एंड चूंकि ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ तो टाइटल जो था वो भी इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा। तो इस टाइटल का नाम रख दिया गया द एबे ऑफ ब्लिस। भाई खुशी का माहौल, खुशी का लोकेशन, द एबे ऑफ ब्लिस। आई होप दिस इज क्लियर। ये वही नॉवेल है जिस नॉवेल में हमारे देश का नेशनल सॉन्ग बेसिकली लिखा गया था, वंदे मातरम। ठीक है, हम लोग देखेंगे कब ये गाया गया, क्या हुआ इस नॉवेल में, सब कुछ पढ़ेंगे। होल्ड ऑन, तुम लोग थोड़ा सा गूगल पे जाओ, मैं चाहती हूँ तुम लोग ये मेहनत करो, थोड़ा सा मुझे डिफरेंस बताओ कि नेशनल एंथम, हमारे देश का नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, एंड नेशनल सॉन्ग जो कि है वंदे मातरम, दोनों में डिफरेंस क्या है? नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग में डिफरेंस क्या है? पता लगाओ, थोड़ा गूगल पे जाके छानबीन करो, 5 मिनट स्पेंड करो और मेरे को आके कमेंट में बताओ। अगर अच्छा लगा, मुझे लगा कि भाई यही बात है, तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ठीक है? अच्छा, ये काम तुम्हारा हो गया, तो अब मैं इसको मिटा रही हूँ। तो दीदी अभी तक आपने क्या क्या समझाया? प्लीज़ जो स्किप करना चाहते हैं 10 सेकेंड आगे फॉरवर्ड कर लो। बाकी सुनो, मैंने अभी तक ये बताया कि दीदी बंकिम चंद्र चैटर्जी
इन्होंने अपने पूरे ज़िंदगी में 14 नॉवेल्स लिखे हैं। इनका पहला नॉवेल था राजमोहन्स वाइफ, जो कि पहला इंग्लिश नॉवेल है जो कि किसी इंडियन ने लिखा है। उसके बाद इनका जो फेमस नॉवेल जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, दैट इज़ आनंदमठ। दीदी आनंदमठ 1882 में लिखा गया था। बंगाली नॉवेल था ये, बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही लिखा था। और अगर आप इसके टाइटल के मीनिंग के ऊपर जाएंगी तो आनंदमठ का मतलब होता है कि भाई खुशियों का जगह। और जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जूलियस जे लिपनर ने, तो ट्रांसलेशन के दौरान टाइटल का भी ट्रांसलेशन कर दिया, और जो नया टाइटल इंग्लिश में हुआ वो था द एबे ऑफ ब्लिस। एबे का मतलब लोकेशन और ब्लिस का मतलब हैप्पीनेस, द लोकेशन ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, चलो जितना भी बेसिक्स था वो तुम समझ चुके हो। हम देखना चाहते हैं, वैसे तो मैं पूरा ये आनंदमठ का पूरा स्टोरी तो नहीं बता सकती, बट बेटा अगर मैं ना बताऊं स्टोरी ना, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा दूं जिस प्रकार तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, तुमको इसका इंपॉर्टेंस फील नहीं होगा। तुम्हें लगेगा ये कोई बकवास सा एक नॉवेल है जिसके लिए 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इसलिए जैसे तैसे रट के लिखाते हैं। लेकिन जो मेरे साथ पेशेंटली बैठ के ये वीडियो को सुनने का ज़रा सा थोड़ा कष्ट करेंगे, आई एम श्योर तुम्हारा समय वेस्ट नहीं होगा। देखते हैं, हम लोग बात करेंगे कुछ कैरेक्टर्स और पूरा का पूरा स्टोरी का ब्रीफ में बात करेंगे। बंगाल फमाइन की बात चल रही है। बंगाल फमाइन यानी कि बंगाल में आया हुआ अकाल जो 1770 में आया था। इस दौरान एक कपल जिसका नाम है महेंद्र और उसकी वाइफ कल्याणी और उसकी एक बेटी, ये लोग बंगाल में रहते थे। बट बंगाल में इतने अकाल के कारण आए दिन दहाड़े लोग एक दूसरे को मार के खाने के लिए तैयार थे, क्योंकि खाने के लिए इतनी अनाज की कमी थी। महेंद्र और उसकी वाइफ ने डिसाइड किया कि बंगाल के बाहर किसी और शहर में बस जाना ही अभी अच्छा होगा। वो बंगाल से निकल गए कि भाई हम लोग किसी और शहर में रह लेंगे, और दोनों जन साथ में अपना बोरिया बिस्तरी जितना भी कुछ था उसको पैक करके भागने लग गए बंगाल के बाहर। और उस दौरान दोनों जन बट गए, रास्ता भटक गए, दोनों जन अलग अलग हो गए। महेंद्र अलग हो गया, कल्याणी उसकी वाइफ अपनी बेटी के साथ अलग हो गई। तो स्टोरी क्या था? बंगाल फमाइन का माहौल है, राइट? बंगाल फमाइन का माहौल था, खाने में बिल्कुल कमी कुछ भी नहीं है, लोग एक दूसरे को मार के खाने तक को रेडी हैं। इस बीच महेंद्र और कल्याणी और उसकी डॉटर सोचते हैं कि बंगाल से हम लोग बाहर चले जाए, वहां पे तो कम से कम हमारा जान तो बचेगा, इतने भूखे तो नहीं रहेंगे हम। और चूंकि वो दोनों साथ में ही निकले थे, बट आफ्टर सम डिस्टेंस दे गॉट सेपरेटेड, अलग हो गए वो लोग। महेंद्र अलग हो गया, कल्याणी अलग हो गई। कल्याणी का थोड़ा सा स्टोरी समझ लेते हैं कि अलग होके वो कहां पड़ी थी। अच्छा, कल्याणी जब अलग हुई तो उसको काफी ट्राइबल्स ने, मैं बताई ना, बंगाल के वो भूखे आबादी जो लोगों को मार के खाने तक को रेडी थे, वो उसको घेर लेते हैं। वहां से अपनी बेटी को बचाते बचाते वो किसी नदी के किनारे जाकर गिर जाती है, और वहां पता नहीं कब वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने एक महात्मा, एक गुरु जैसे वेशभूषा में, सन्यासी जैसे ड्रेसअप में एक आदमी आते हैं, और उनका नाम है महात्मा सत्यानंद। ध्यान से समझो, कल्याणी अपनी बेटी को लेके महेंद्र के साथ अलग होने के बाद भाग रही थी। कुछ और लोग जो है उसको घेर लेते हैं, क्योंकि इतने भूखे थे वो लोग, कुछ भी करने को तैयार थे। कल्याणी अपनी बेटी का जान बचाते बचाते भागी वहां से, और फाइनली एक नदी के किनारे जाकर गिर गई और बेहोश हो गई। फाइनली जब आंख खुला तो उसके आंख के सामने एक महान गुरु के रूप में एक आदमी खड़े थे, जो सन्यासी के वेशभूषा में, सन्यासी के ड्रेसअप में थे। उनका नाम है महात्मा सत्यानंद। और महात्मा सत्यानंद के बारे में अभी जस्ट बात करेंगे। यहाँ सत्या लिखे ना, सत्यानंद फुल नेम है। ये कल्याणी और उनकी बेटी को अपने साथ लेकर आते हैं एक लोकेशन में। ये महात्मा सत्यानंद है, महात्मा सत्यानंद। ये कल्याणी और उनकी डॉटर को अपने साथ बोलते, चलो बेटा मैं तुम्हारा मदद करता हूँ, तुम्हें तो ये लोग जिंदा खा जाएंगे, चलो तुम मेरे साथ चलो। और कल्याणी और उसकी डॉटर को साथ में लेकर आते हैं अपने एक
लोकेशन पे, और उस लोकेशन का नाम है द लोकेशन ऑफ हैप्पीनेस, आनंद मठ। आनंद मठ उस लोकेशन में है जहाँ पे वो लेके आते हैं। देखो, कल्याणी एंड हर डॉटर दे फ्ली, मतलब वो भागते हैं। शी फाइंड्स हरसेल्फ नियर द बैंक ऑफ अ रिवर, रिवर के किनारे में पाती है। देन शी इज रेस्क्यूड बाय महात्मा सत्यानंद और महात्मा सत्य, एंड देन शी इज टेकन टू आनंद मठ। ओके, अब हम लोगों ने कल्याणी का स्टोरी तो समझ लिया, महेंद्र के साथ क्या हुआ। देखो, भटके तो दोनों एक साथ थे। कल्याणी का स्टोरी समझ में आ गया कि उसको रेस्क्यू कर लिया महात्मा सत्यानंद ने और आनंद मठ में लाकर उनको बचा रहे हैं, सीक्रेटली छुपा रहे हैं ताकि उनको कोई मार वार ना डाले, है ना। उसके बाद महेंद्र के साथ क्या हुआ दीदी? महेंद्र बेटा भटका हुआ था, वो ढूंढ रहा था अपनी बेटी, अपनी वाइफ को, और उसका मुलाकात होता है महात्मा सत्यानंद जी के डिसाइपल जीवानंद से। जीवानंद महेंद्र को कहते हैं कि भाई आप किसको ढूंढ रहे हैं? महेंद्र एक्सप्लेन करता है कि मैं तो निकला था बंगाल से बचने के लिए, मेरी वाइफ और मेरी बच्ची अलग हो गई मेरे से, मेरे को वही लोग नहीं मिल रहे हैं। तो जीवानंद जो कि किसका डिसाइपल है, यहाँ पे लिख देते हैं डिसाइपल ऑफ महात्मा सत्यानंद, ठीक है। तो जीवानंद ने बोला कि भाई आप क्यों बेकार की चिंताओं में पड़े हुए हैं, कम सर्व आवर भारत माता, स्टॉप ऑल दिस मटेरियल थिंग्स। अपनी बेटी से, अपनी वाइफ से जो आप प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, लीव इट, कम सर्व भारत माता की जय। महेंद्र को ये स्टार्टिंग में बात पसंद नहीं आया, क्योंकि देखो आमतौर पे ये कहना इतना आसान लगता है कि भाई अपने घर परिवार को छोड़ दो, आ जाओ भगवान की सेवा करो, बट ये इतना ज़्यादा बोल सकते हो ईजी नहीं होता है। महेंद्र ने शुरुआत में जब जीवानंद के मुंह से ये सारी बातें सुनी कि छोड़ दो अपना घर परिवार, आ जाओ भारत माता को सपोर्ट करो, आ जाओ हमारे साथ मिल जाओ, महेंद्र को ये बातें इतनी अच्छी नहीं लगी। लेकिन कहीं ना कहीं जब भी वो लोग चिल्ला रहे थे भारत माता की जय, महेंद्र को एक कनेक्शन फील ज़रूर हो रहा था। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, महेंद्र के साथ क्या हुआ? ही मीट्स जीवानंद हु इज़ द डिसाइपल ऑफ महात्मा सत्यानंद। जीवानंद उसको एनलाइटन करता है, उसको बताता है भारत माता के बारे में। शुरुआत में महेंद्र रिफ्यूज़ कर देता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं करूँगा, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को अपनी बेटी, मेरे को अपनी वाइफ ज़्यादा पसंद है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो इनिशियली ही रिफ्यूज्ड। तो यहाँ पे एक शब्द लिखा है मैंने, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, संतांस। संतांस कौन थे? देखो, महात्मा सत्यानंद के जो भी डिसाइपल्स थे, जीवानंद और भी जो लोग थे, ये लोग सन्यासी की तरह कपड़ा पहन के रहते थे। They used to dress up like सन्यासीज and they were called as संतान। संतान का मतलब समझते हो? संतान जो है ये शब्द हिंदी का एक शब्द है जिसका मतलब होता है बच्चा। संतान यानी चिल्ड्रन, चाइल्ड। तो दीदी किसका संतान? भारत माता की संतान। ये लोग बोलते थे हम लोग भारत माता के संतान हैं, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर माता, वी हैव टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश। तो संतान यहाँ जब हम बोलते हैं, इंग्लिश में लिखे तो ये वाला ऐसे लिखेंगे संतान। ये कौन है? संतान्स वेर द रेबल्स यानी कि वो लोग जो अंग्रेजों के अगेंस्ट थे, रेबल्स हु ड्रेस्ड लाइक सन्यासीज। एंड ये ग्रुप बेसिकली ये कौन थे? दे वर द फॉलोवर्स ऑफ महात्मा सत्यानंद, ठीक है। तो एक बार मैं स्टोरी रिपीट कर दूं मिटाते मिटाते। देखो, स्टोरी यहाँ से शुरू हुआ कि बंगाल फमाइन चल रहा था, भाई खाने के भी लाले पड़े थे। महेंद्र और कल्याणी डिसाइड करते हैं कि जान बचाने के लिए सबसे अच्छा होगा कि हम बंगाल के बाहर चले जाएं, वरना आज हमारा यहीं पे खात्मा हो जाएगा। दोनों डिसाइड करके जाते हैं बंगाल के बाहर, लेकिन उस दौरान महेंद्र और कल्याणी दोनों जो है भटक जाते हैं एक दूसरे से। कल्याणी अपनी बेटी को लेके भटक जाती है, कुछ लोग उस पर हमला बोल देते हैं, तो वो बचते बचते किसी नदी के किनारे जाके गिर जाती है। वहाँ पे उसको रेस्क्यू कर लेते हैं महात्मा सत्यानंद और आनंद मठ ले आते हैं उसको। फाइनली महेंद्र के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। महेंद्र को जो है उसका मुलाकात होता है जीवानंद से, जो महात्मा सत्यानंद का ही फॉलोवर था। जीवानंद उसको वाकिफ कराता है कि भाई ये सारी अपनी जो
वाइफ से अटैचमेंट है, लड़की से अटैचमेंट है, उसको छोड़ दो, आ जाओ भारत माता की सेवा करो। इनिशियली स्टार्टिंग में महेंद्र को ये बातें पसंद नहीं आई, ठीक है, वो नहीं चाहता था कि वो संतांश को ज्वाइन करे, बट फिर भी वो क्या करने लगा, थोड़ा सा तो कनेक्टेड उसको फील हुआ, और वो जीवानंद और उसके जितने भी लोग थे, जितने भी महात्मा सत्यानंद के फॉलोअर्स थे, वो जैसे जैसे जहाँ जहाँ आगे बढ़ रहे थे वो भी पीछे पीछे जाने लग गया उनके। महेंद्र डिसाइपल्स को फॉलो करते करते, संतांश को फॉलो करते करते, संतान बोल रही तो समझ में आ रहा है ना, महात्मा सत्यानंद के बनाए हुए कुछ डिसाइपल्स जो थे, संतांश को फॉलो करते करते आनंद मठ में चला आता है। अब तुम तो बहुत एक्साइटेड हो जाओगे कि दीदी आनंद मठ में तो कल्याणी और उसकी बेटी भी आई हुई थी, महात्मा सत्यानंद रेस्क्यू करके लाए थे। हाँ, बट ऐसा समझो कि एक कमरा है, इस कमरे के बाहर अगले किसी कमरे या अगले किसी रूम में बाहर बरामदे की तरफ जो है, बालकनी की तरफ बोल सकते हो, कल्याणी और उसकी बेटी थी, और महेंद्र रूम में आया था। तो उसको पता नहीं था इनिशियली कि भाई मेरी वाइफ और मेरी बेटी यही आनंद मठ में, वो लोग भी रेस्क्यू होके आई हैं, उसको पता नहीं था। तो ये ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे जाता है, और उसका मुलाकात होता है महात्मा सत्यानंद से। ये वही सत्यानंद है जिन्होंने संतान को बनाया था, मतलब संतान जो ग्रुप ऑफ डिसाइपल्स थे उनके, बेसिकली ये महान आत्मा, महान सत्यानंद यही है, महात्मा सत्यानंद। तो महेंद्र जब रूम में घुसा तो उसका मुलाकात होता है महात्मा सत्यानंद से। ये महात्मा सत्यानंद कौन है? वही जिन्होंने कल्याणी और उसकी बेटी को बचाया था, और ये वही है, ये वही महात्मा सत्यानंद है जिनके डिसाइपल जीवानंद ने महेंद्र को भारत माता के बारे में बताया था। तो महात्मा सत्यानंद से मुलाकात हुआ। महात्मा सत्यानंद महेंद्र को देख के बहुत खुश हुए, उसको बोले बेटा तुम पुत्र मेरे साथ चलो, चलो मेरे साथ आओ। एंड महेंद्र को लेकर जाकर सबसे पहले रूम में लेके गए। फर्स्ट रूम था, फर्स्ट रूम में ऐसे वो लेकर गए, इस तरीके से, रूम 1। इस रूम 1 में इन्होंने जगधात्री माँ का एक मूर्ति दिखाया। फॉर पीपल हु डू नॉट नो जगधात्री कौन है, भाई जैसे दुर्गा पूजा होता है, काली पूजा होता है, ऐसे जगधात्री पूजा भी होता है। बेसिकली वी वर्शिप द मदर ऑफ द होल वर्ल्ड, जग को धारण करने वाली, जग को धारण करने वाली जगधात्री माँ। शी इज द रिजेम्बलेंस ऑफ पीसफुल हैप्पीनेस नेचर। वो भाई दुनिया में हैप्पीनेस और पीस जो होता है वही स्प्रेड करती हैं। तो वो पहला बोल सकते हो पहले रूम में लेके गए जहां पे जगधात्री माँ का एक मूर्ति रखा था। उन्होंने बोला महेंद्र वो देखो, तुम जगधात्री माँ का मूर्ति देख रहे हो ना, बिल्कुल ऐसे ही हमारी भारत माता थी जब अंग्रेज नहीं आए थे। बिल्कुल ऐसी ही शांत खुशी से भरी हुई हमारी भारत माता भी थी जब अंग्रेज नहीं आए थे। फिर उसका हाथ पकड़ के दूसरे रूम में लेके गए। दूसरे रूम में माँ काली का एक मूर्ति था। माँ काली, अगर तुम लोगों ने तस्वीर देखा है, शी डजंट वेयर एनीथिंग। माँ काली डजंट, शी इज़ वेरी पावरफुल बट शी डजंट वेयर एनीथिंग, ठीक है, वो कुछ भी नहीं पहनती। तो वो सेकंड मूर्ति के पास लेकर जाते हैं और बोलते हैं यू सी दिस माँ काली। माँ काली के जैसे ही अब हमारी भारत माता है ब्रिटिशर्स के कारण, जैसे माँ काली नग्न नेकेड अवस्था में पड़ी है, वैसे ही हमारे पूरी भारत माता का हालत भी ऐसा ही हो गया है, एकदम बिगड़ चुका है। तो यानी कि सेकंड रूम में माँ काली को लेके, मतलब माँ काली की मूर्ति के सामने लेकर जाते हैं और दिखाते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल यही हश्र हुआ है, जैसे माँ काली का हश्र हुआ है ना, वैसे ही हश्र हमारी भारत माता का भी हुआ है अंग्रेज़ों के कारण। एंड तीसरा रूम में लेकर जाते हैं जहाँ पे माँ दुर्गा का एक मूर्ति रखा होता है। बोलते हैं बेटा महेंद्र, जब अंग्रेज़ हमारी धरती को छोड़कर जाएंगे, उस दिन हमारी माँ जब इतनी बड़ी जीत को हासिल करेंगी तो वो दुर्गा माँ जैसी बनेंगी। ये है हमारी भारत माता जब अंग्रेज़ हमें छोड़कर चले जाएंगे। यानी कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है मुझे ये सुनने में। यानी कि भारत माता का 3 रूप दिखाया। पहले रूम में जगधात्री माँ, अंग्रेज़ों के आने से पहले कितना पीस, कितना हैप्पीनेस था। तो जगधात्री माँ भारत माता का वो रूप है जो एकदम पीसफुल, एकदम हैप्पीनेस से भरा हुआ है। सेकेंड रूम में लेके जाते हैं जहाँ पे माँ काली का जो है मूर्ति था।
बेसिकली ये मूर्ति भारत माता का वो रूप रिजेंबल करता है जो नग्न, नेकेड, जो कितने ही बुरी से बुरी हालत में पहुंच चुकी है। और फाइनली थर्ड रूम में दुर्गा माँ का एक मूर्ति होता है और वह कहते हैं, देखो महेंद्र, ये हमारी भारत माता है जब अंग्रेज फाइनली छोड़ कर जाएंगे। बिल्कुल ऐसी ही हमारी भारत माता भी है। महेंद्र को ये सारी विजन को देखकर ही स्टार्टेड टू से वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मतलब ऐसी माँ को मैं जो है सल्यूट करता हूँ। सी आई गॉट गूज बम्स ऑलरेडी, यू कैन नॉट सी, और तुम लोग को दिखेगा नहीं, बट आई रियली गॉट गूज बम्स व्हेन आई से दिस। ठीक है, ऐसा होता है अक्सर। तो ही सेज कि वंदे मातरम। एंड वो महेंद्र जो स्टार्टिंग में अपनी वाइफ से, अपनी बेटी से अटैच्ड फील करता था, कहीं ना कहीं अब उसका इच्छा जनरेट हो गया था कि मैं भारत माता को सर्व करूं। और उसी को, इसी वक्त महात्मा सत्यानंद, चूंकि वो गुरु थे, वो सब जानते थे, बोलते थे तुम्हें एक और खुशखबरी देना है। तुम इधर उधर भटक रहे हो अपनी बेटी, अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए। तुम्हारी बेटी और तुम्हारी वाइफ को मैंने ही नदी के किनारे से रेस्क्यू करा था, और आनंद मत में ही थोड़ा सा बाहर निकलो, वो लोग बैठी हुई हैं, तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। तो वो जाता है और अपनी वाइफ और अपनी बेटी से मिलता है। उसकी वाइफ और उसकी बेटी को ये खबर मिलता है कि महेंद्र, बेसिकली मैं बार बार बेटी नहीं बोलूँगी, जैसे समझ जाना कि बेटी भी साथ में थी, बेटी इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं थी, ठीक है। तो उसकी वाइफ को पता चलता है कि उसका हस्बैंड भारत माता को सर्व करना चाहता है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ हर, जस्ट बिकॉज वो उसकी वाइफ से, मतलब उसकी वाइफ को ऐसा फील हो रहा है, ऐसा रियलाइज हुआ, पता चला कि महेंद्र, उसका हस्बैंड, भारत माता को सर्व करना चाहता है, बट चूंकि वो अपने वाइफ से इतना प्यार करता है, इसीलिए वो नहीं जो है भारत माता को सर्व कर पाएगा। तब कल्याणी ने सोचा कि मैं अपना जान दे दूंगी सो दैट मेरे पति का ड्रीम साकार हो पाए, ड्रीम भारत माता को सर्व करने का। मैं ही हूं ना जिसके कारण वो इतना अटैचमेंट फील कर रहे हैं और भारत माता को सर्व नहीं कर पाएंगे। मैं ही अपना जान, अपना प्राण त्याग देती हूँ सो दैट मेरे ना रहने पे वो सिर्फ भारत माता को सर्व करके दिखा सके। एंड उसी समय कल्याणी और उसकी बेटी जो है पॉइजन पी लेते हैं। एंड पॉइजन का असर इससे पहले बहुत ज़्यादा होता। महात्मा सत्यानंद वहाँ पे आ जाते हैं। वो अपने एक साधु को बोलते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ उन लोगों को प्रोटेक्ट कीजिए, उन लोगों का कुछ इलाज कीजिए। और वो जो साधु था वो कल्याणी को और उसकी बेटी को एक सीक्रेट लोकेशन पे लेकर जाता है, उनका इलाज होता है। और इतना बोलते बोलते जब महात्मा सत्यानंद उस साधु को आदेश दे रहे थे, प्लीज़ प्लीज़ उन लोग को देखिए, कल्याणी और उसकी बेटी को देखिए, वो लोग जहर पी लिए हैं, इतना बोलने की ही जस्ट देरी थी कि महात्मा सत्यानंद और उसका जो डिसाइपल अब बन चुका है महेंद्र, उन दोनों को पकड़ते हुए अंग्रेज अरेस्ट करके लेके जाने लग गए। क्यों अरेस्ट कर रहे थे दीदी? बार बार महात्मा सत्यानंद के सारे डिसाइपल्स वंदे मातरम का रोड पे नारा लगाते थे, और अंग्रेजों को चिढ़ तो हर बात से था ही। तो उन्होंने सोचा जो गुरु है, जो चेला है, सबको पकड़ डालो, सबको जेल में बंद करो, वंदे मातरम बेवकूफ। तो महेंद्र और महात्मा सत्यानंद और बाकी डिसाइपल्स को सब के सब अंग्रेज अरेस्ट करके लेके जाने लगे। और जाते जाते घसीटते हुए जब महात्मा सत्यानंद को लेके जाया जा रहा था, ही सेड टू अ साधु, ही सेड टू अ मॉन्क, प्लीज प्लीज लुक आफ्टर दैट वुमन, सेव हर। और बेटा फाइनली उस मॉन्क ने कल्याणी और उसकी बेटी को बचा लिया, एंड उसकी जो बेटी थी उसको बचा लिया और एक सीक्रेट लोकेशन में लेकर गए। और धीरे धीरे महात्मा सत्यानंद, महेंद्र और जितने डिसाइपल्स थे जो अंग्रेज़ों ने अरेस्ट कर लिया था जिनको, वो भी अंग्रेज़ों से छुप छुपा कर रास्ते में से पीछे से भाग कर वो सीक्रेट लोकेशन पे पहुँचे। तो यानी सीक्रेट लोकेशन पे दोबारा से महेंद्र और कल्याणी का रीयूनियन हो गया। और कल्याणी अभी जहर पी चुकी थी, बट उसका इलाज होने के कारण अब वो और उसकी बेटी और महेंद्र तीनों स्वस्थ हैं, सबको एकदम बढ़िया चंगा है। ठीक है, यहाँ तक का स्टोरी एक बार दोबारा सुनो, फिर मेरे को आगे बढ़ना है। थोड़ा सा और 10 मिनट का सब्र है, स्टोरी खत्म होगा और बहुत ही अच्छे एंडिंग से होगा। क्या दीदी, बंगाल फेमाइन 1770 की बात थी। बंगाल में इतना ज़्यादा फेमाइन के कारण सभी लोग एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार थे,
खाना के लिए। तो महेंद्र और कल्याणी और उसकी बेटी ने डिसाइड किया कि हम बंगाल के बाहर जाके रह लेंगे, वरना यहाँ तो हमारी जान ही चली जाएगी। फाइनली दोनों जन या तीनों जन ऐसा समझो, महेंद्र, कल्याणी और उसकी डॉटर, तीनों के तीनों जन बंगाल के बाहर जाते हैं, भागते हैं। उस दौरान वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। कल्याणी अलग हो जाती है, महेंद्र अलग हो जाता है। कल्याणी अपनी डॉटर के साथ अलग हुई। वो अपना जान बचाते बचाते एक नदी के किनारे बेहोश पड़ी रही और वहां पे उसको रेस्क्यू करते हैं महात्मा सत्यानंद और उसको लेकर आते हैं आनंद मठ में। उसके बाद महेंद्र का बात करें तो महेंद्र का मुलाकात होता है जीवानंद से। जीवानंद महात्मा सत्यानंद का एक बहुत, बोल सकते हो, अच्छा डिसाइपल था। उसने महेंद्र को कहा कि भाई तुम क्या मटेरियल चीज़ों में पड़े हुए हो, अपनी वाइफ, अपनी पत्नी, अपनी बेटी, इतने सारी चीज़ों से अटैचमेंट क्या काम का, आ जाओ भारत माता को सर्व करो। लेकिन महेंद्र को वो बातें अच्छी नहीं लगी। तो महेंद्र स्टार्टिंग में संतांश यानी कि वो जो डिसाइपल थे उनको ज्वाइन नहीं करना चाहता था, बट जान भी बचाना था, तो पीछे पीछे वो चल दिया और फाइनली वो भी आ पहुंचा आनंद मठ में। आनंद मठ में पहुंचते ही उसका मुलाकात हुआ महात्मा सत्यानंद से। महात्मा सत्यानंद उसको 3 इंपॉर्टेंट रूप दिखाते हैं भारत माता का। पहले कमरे में वो जगधात्री माँ का एक आइडल दिखाते हैं, एक मूर्ति दिखाते हैं, जहाँ पे वो शोकेश करते हैं कि ऐसे ही हमारी भारत माता थी जब अंग्रेजों ने कदम नहीं रखा था, बिल्कुल शांत, बिल्कुल खुश। लेकिन जब अंग्रेजों ने कदम रखा, हमारी भारत माता का हालत इतना बिगड़ गया कि वो काली माँ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। नग्न अवस्था है, नेकेड अवस्था है, कुछ भी नहीं है भारत के पास अब। लेकिन जिस दिन ये अंग्रेज हमें छोड़ के जाएंगे, हमारी भारत माता का रूप वो दुर्गा माँ की तरह होगा, जो अंग्रेजों को डिफीट करके आगे आएंगी। शहंशाह बोल सकते हैं ना, नॉट शहंशाह बट ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रूप होगा भारत माता का वो। ये सुन के महेंद्र बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हुआ और वो अपने मुंह से बोलने लग गया, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वो चाहता था अपनी भारत माता को सर्व करने, लेकिन बार बार उसको अपना ख्याल अपनी वाइफ का आता था, अपनी बेटी का आता था। जब कल्याणी को पता चलता है कि उसका हस्बैंड महेंद्र भारत माता की की सेवा करना चाहता है, कल्याणी सोचती है कि मैं क्यों बाधा बनूं, मैं अपने हस्बैंड के इस ड्रीम को पूरा करके रहूंगी। और वो और उसकी बेटी पॉइजन यानी कि जहर पी लेते हैं। और इससे पहले कि उसको कुछ हो, सत्यानंद ने आदेश दिया एक साधु को कि प्लीज़ प्लीज़ उसको बचाओ। और इतने बोलते तक सत्यानंद और जितने भी डिसाइपल्स थे इंक्लूडिंग महेंद्र, उनको पकड़ के अंग्रेज अरेस्ट करके लेके जा रहे थे। किसी प्रकार कल्याणी और उसकी डॉटर का जान बच पाता है और महेंद्र और बाकी जितने डिसाइपल्स हैं वो भी रेस्क्यू कर पाते हैं अंग्रेज़ों को और वो भी बच पाते हैं अंग्रेज़ों से। और फाइनली एक सीक्रेट लोकेशन में इनका रीयूनियन होता है। अभी तक स्टोरी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर तुम पूरा एंड तक सुन रहे हो तो एक बार मुझे नीचे कमेंट में जाके ज़रूर बोला कि दीदी फुल 2 हम लोग सुने, बहुत मज़ा आया, या नहीं भी आया तो वो भी बता देना। अभी आगे के स्टोरी को देखते हैं, छोटा सा स्टोरी, थोड़ा सा आगे के स्टोरी में जाएंगे। बट तुम लोग बोलोगे दीदी जीवानंद अगर इतना ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, इसके बारे में थोड़ा और बता दीजिए। जीवानंद जो है वो पहले शादीशुदा था, पर शुरुआत ज़रा सुनो। देखो थोड़ा सा स्टोरी समझ जाओ जीवानंद का, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। देखो जीवानंद जो जानते हो तुम लोग, जो महात्मा सत्यानंद का डिसाइपल था, जिसने शुरुआत में महेंद्र को बोला था भारत माता के बारे में, उसका शुरुआत में शादी हुआ था। ही वॉज मैरिड टू एन ऑर्फन, ऑर्फन यानी अनाथ। एक अनाथ लड़की के साथ शादी किया था जीवानंद ने, बस पिटी के रूप में, पिटी मतलब कि दर्द के रूप में। उसने देखा कि एक अनाथ बच्ची है, ज़्यादा उम्रदार तो थी नहीं वो, एक अनाथ बच्ची है, उसके मम्मी पापा नहीं है, तो उसने पिटी के रूप में, एक दया के रूप में उसके साथ शादी किया था। लेकिन जब जीवानंद, और ये उस मैरिज जो हुआ था ये आनंद मठ ज्वाइन करने से पहले हुआ था, मतलब जीवानंद भी तो आनंद मठ ज्वाइन ही किया होगा ना कभी, अपने गुरु महात्मा सत्यानंद के इन्फ्लुएंस में आके जीवानंद भी कभी ना कभी तो आनंद मठ ज्वाइन किया होगा। तो आनंद मठ ज्वाइन करने से पहले, भारत माता को सर्व करने से पहले जीवानंद शादीशुदा था। इसका शादी हुआ था एक अनाथ बच्ची शांति से, एक अनाथ लड़की शांति से। लेकिन जब इसका ध्यान भटका, इसने सोचा कि यार मुझे ये जो है वाइफ इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे अपनी भारत माँ को सर्व करना है। फाइनली जब वो आनंद मठ को ज्वाइन किया तो वो सोचने लगा कि शांति का क्या होगा, मैं तो चला जाऊंगा,
मैं तो आनंद मठ में आराम से भारत माता की सेवा करूंगा, अंग्रेजों से भारत माता को छुड़ाने के लिए लड़ूंगा, संतान के रूप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कहलाऊंगा। बट मेरी पत्नी शांति का क्या होगा? तो जीवानंद की बहन थी, तो उसने सोचा कि मैं अपनी पत्नी शांति को अपनी बहन के हवाले ही कर देता हूँ, मेरी बहन शांति का ख्याल रख लेगी। तो उसने ये सोच के शांति को छोड़ दिया। बट शांति जो थी, शी रियली लव्ड जीवानंद, बोलते ना सच्चा प्यार था। शांति जीवानंद के साथ रहना चाहती थी, उससे अलग नहीं। तो शांति ने डिसाइड किया कि वो खुद आनंद मठ में पार्टिसिपेट करेगी, वो आनंद मठ में भारत माता के लिए लड़ेगी। शुरुआत में महात्मा सत्यानंद नहीं चाहते थे कि शांति भी आए आनंद मठ में, जस्ट बिकॉज शांति के आने से हो सकता है कि जीवानंद दोबारा से शांति के साथ लव ट्रायंगल में या लव में पड़ जाए और भारत माता की सेवा को छोड़ दे। तो इसलिए शुरुआत में महात्मा सत्यानंद ने साफ इनकार किया कि शांति तुमको ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है तुम मेरे डिसाइपल जीवानंद को जो है इन्फ्लुएंस कर दो। बट शांति इस तरीके से बोल सकते हो लड़ने का अपना कला दिखाई कि महात्मा सत्यानंद ने बोला आ जाओ, आ जाओ, शामिल हो जाओ। इस तरीके से जाबाजी से तलवारबाजी दिखाया कि महात्मा सत्यानंद बोले शांति से तो हमारे पास कई सारे मेन आदमी डिसाइपल्स भी हैं मेरे, बट शांति जितना अच्छा भी नहीं लड़ पाता कोई कोई। मतलब शांति वुमेन होते हुए भी बहुत अच्छा लड़ती थी, बहुत अच्छा जो है तलवारबाजी सब कुछ जानती थी। तो महात्मा सत्यानंद को लगा कि भाई हमारे आदमी मतलब मेन डिसाइपल्स जो है उससे बेटर तो शांति है, देखिए कितना अच्छा लड़ ले रही है, अंग्रेज़ों का सामना बहुत बेहतरीन तरीके से कर लेगी। तो इसीलिए शांति को भी शामिल कर लिया। तो होता क्या था, उस ज़माने में आदमी लोग जो है जनरली तलवारबाजी वगैरह करते थे। तो शांति को यहाँ पे तुम लोग देखोगे कि मेन की तरह डिस्गाइज करके, मेन का वेशभूषा बनवा के जो है उससे लड़ने के लिए कहा गया था। तो भाई ये जीवानंद की स्टोरी थी। अब ज़रा समझना, फाइनली स्टोरी के एंड में बताया गया कि अंग्रेज़ों, ब्रिटिशर्स और ये सारे आनंद मठ के जो अब डिसाइपल बन चुके हैं यानी संतान्स, इनके बीच में 26 का आंकड़ा हुआ, यानी बहुत लड़ाई हुआ। लेकिन अंग्रेज़ों के पास तो मॉडर्न वेपन्स थी, अंग्रेज़ जीत गए। नहीं नहीं नहीं, अंग्रेज़ों के पास मॉडर्न वेपन्स थे, लेकिन हमारे प्यारे संतानों ने अंग्रेज़ों के वेपन्स चुरा चुरा के, छुपा छुपा के अंग्रेज़ों के ऊपर ही धावा बोल दिया। अंग्रेज़ अपने मॉडर्न वेपन्स लेकर आ गए, ये लोग अपना ट्रेडिशनल वेपन्स लेकर चले गए। अंग्रेज़ों के साथ फाइट हो रहा है, उस दौरान अंग्रेज़ों का ही वेपन चुरा के उनको ही मार धाड़ लगने लगे और फाइनली संतान्स जीत गए। और जीतने के बाद उन्होंने जो गाना गाया वो था वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम। यस, वो पूरा का पूरा लाइन। संस्कृत मेरा थोड़ा कच्चा है इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ, इसीलिए। तो एंड में हम लोग देखते हैं कि भले ही संतान्स के पास मॉडर्न वेपन नहीं थे, ट्रेडिशनल वेपन था, फिर भी वो अंग्रेज़ों के सामने जीत जाते हैं। बट तुम भूल गए क्या, ये पूरा स्टोरी एक इमेजिनेशन है। फील नहीं हुआ ना? लगा कि दीदी एग्जैक्ट कभी हुआ हो जैसे। हाँ, लगता तो यही है, बट ऐसा नहीं है। तो याद रखना है कि आनंद मठ एक नॉवेल है, बट जब तुम गहराई में जाओगे तो तुमको फील ही नहीं होगा कि ये एक नॉवेल है। इतना ज़्यादा डिटेल, इतना ज़्यादा इंस्पिरेशनल है ये। आई होप कि तुमको वीडियो पसंद आया, अगर तुम देखे हो तो। अब अगर आनंद मठ के पीछे का स्टोरी जानते हो तो आंसर लिखने में कोई तकलीफ नहीं होगा। थोड़ा सा स्टोरी का ब्रीफ दे देना, थोड़ा सा स्टोरी के पहले बंकिम चंद्र चटर्जी का डिटेल दे देना, आनंद मठ बंगाली नॉवेल है, ये सारी बातें लिख देना, और थोड़ा सा स्टोरी के बारे में बता देना। जो यहाँ पे भारत माता का 3 रूप दिखाया था महात्मा सत्यानंद ने महेंद्र को, ये सारे डिस्कशन भी ज़रूर करना, ठीक है। आई होप कि तुमको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो भाई शेयर कर देना, ठीक है। अब वो तुम्हारे ऊपर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।